स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं रूपाली वर्मा आज भी आपके लिए एक वीडियो लेकर आई हूँ। ये वीडियो आपके लिए यानी कि क्लास 10th के स्टूडेंट के लिए है जिन्होंने कोर्स बी ले रखा है। ध्यान रखिए, कोर्स ए और बी दोनों अलग अलग सिलेबस हैं जिनमें अलग अलग तरह की बुक्स चलती हैं। तो कोर्स बी में हमारी बुक चलती है स्पर्श भाग 2 और संचयन भाग 2। अभी हम करा रहे हैं स्पर्श भाग 2 के गद्य खंड को। काव्य खंड हमारा कंप्लीट हो चुका है, गद्य खंड पे हम आ चुके हैं। तो गद्य खंड में हम कर रहे हैं हमारा चैप्टर तीसरी कसम के शिल्पकार शैलेंद्र। फिल्मी जगत की बहुत ही मशहूर फिल्म है तीसरी कसम, जिसमें राज कपूर और वहीदा रहमान ने जो है काम किया है। ये फिल्म किस तरीके से बनी, किस तरीके से क्या क्या रहा, ये सभी कुछ हम आज के पाठ में जानने वाले हैं। बेसिकली जो शैलेंद्र जी हैं जिन्होंने इस फिल्म को बनाया, वो किसी भी तरीके से फिल्म निर्देशन के क्षेत्र में नहीं थे, लेकिन इस फिल्म को बनाने के लिए वो फिल्म निर्देशन के क्षेत्र में आए। ये इनकी पहली फिल्म थी। तो इस पूरी जितनी भी घटनाक्रम है इसका वर्णन जो है प्रहलाद अग्रवाल जी ने इस पाठ में किया है। तो इसमें सबसे पहले हम लेखक का परिचय पढ़ेंगे, प्रहलाद अग्रवाल जी का लेखक परिचय पढ़ेंगे, उसके बाद पाठ की रूपरेखा देखेंगे और फिर पाठ के सार को समझेंगे। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारे पास में आ रहा है लेखक परिचय। क्या है लेखक परिचय? प्रहलाद अग्रवाल जी का। प्रहलाद अग्रवाल का जन्म वर्ष 1947 में मध्य प्रदेश के जबलपुर शहर में हुआ था। ठीक है, ये नाम याद रखना है, जगह याद रखनी है, डेट याद रखनी है आपको। इन्होंने हिंदी से एमए तक की शिक्षा प्राप्त की। इन्हें किशोरावस्था से ही हिंदी फिल्मों के इतिहास और फिल्मकारों के जीवन और उनके अभिनय के बारे में विस्तार से जानने का तथा उस पर चर्चा करने का शौक रहा। मतलब बेसिकली क्या है, फिल्मों का इतिहास, उसके जो फिल्मकार हैं उन सभी के बारे में जानना इनको बहुत ही अच्छा लगता था। इन्होंने फिल्म क्षेत्र से जुड़े लोगों और फिल्मों पर बहुत कुछ लिखा है, यानी कि फिल्मी क्षेत्र से जुड़े जो भी लोग हैं उनके बारे में लिखा जाना है और आगे भी इसी क्षेत्र में लिखने के लिए कार्यरत है, यानी कि अभी आगे भी वो इसी क्षेत्र में कार्य करें। इन दिनों ये सतना के शासकीय स्वशासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय में प्राध्यापन का कार्य कर रहे हैं। इनकी प्रमुख कृतियां हैं सातवां दशक, तानाशाह, मैं खुशबू, सुपरस्टार, राज कपूर, आधी हकीकत आधा अफसाना, कवि शैलेंद्र, जिंदगी की जीत में यकीन, प्यासा, चिर अतृप्त गुरुदत्त, उतांत उमंग, सुभाष घई की फिल्म कला, ओरे मांझी, बिमल राय का सिनेमा और महाबाजार के महानायक, 21वीं सदी का सिनेमा। ये सभी इनकी रचनाएं हैं जो इन्होंने मोस्टली फिल्म जगत के ऊपर ही लिखी हैं। अब आते हैं हम पाठ की रूपरेखा पर। यहाँ क्या दिया है? कवि शैलेंद्र फिल्म जगत में गीतकार के रूप में कई दशकों तक छाए रहे। किसमें? वो एक गीतकार के रूप में है, यानी कि लिरिक्स राइटर के रूप में है। उन्होंने फणीश्वरनाथ रेणु की सर्वोच्च कृति तीसरी कसम, यानी कि तीसरी कसम फिल्म का नाम था, उर्फ मारे गए गुलफाम, यानी कि फणीश्वरनाथ रेणु की जो कृति है मारे गए गुलफाम, उस पर पिक्चर बनाई जिसका नाम उन्होंने रखा तीसरी कसम, को सिनेमा के पर्दे पर उसकी बारीकियों के साथ प्रस्तुत किया। किसने? शैलेंद्र ने, जो हिंदी जगत में अद्वितीय बन गई। वो फिल्म इतनी मशहूर हुई क्योंकि वो फिल्म में जो काम किया गया, जो उसकी बारीकियों को ध्यान रखा गया, वो उसकी वजह से बहुत फेमस हुई। इस फिल्म में राज कपूर, वहीदा रहमान व संगीतकार के रूप में शंकर जयकिशन शामिल थे। राज कपूर ने अपने अभिनय द्वारा समीक्षकों को हैरान कर दिया, यानी जो फिल्म क्रिटिक्स होते हैं उन्होंने राज कपूर की जब फिल्म देखी तो बिल्कुल हैरान रह गए। राज कपूर हीरामन के चरित्र में थे, जो एक तांगे वाला है। हीरामन के चरित्र को उन्होंने अत्यंत मार्मिकता और मासूमियत के साथ प्रस्तुत किया, क्योंकि जिस समय ये फिल्म बन रही थी तब तक राज कपूर एशिया के शोमैन के रूप में प्रसिद्ध हो चुके थे। वो प्रसिद्धि इन्होंने कभी भी हीरामन के ऊपर हावी नहीं होने दी। वो वहां पर एक तांगे वाले के रूप में एक्ट कर रहे थे, जिस प्रकार राज कपूर हावी नहीं होता है किस पर? हीरामन पर।
तीसरी कसम अपने समय की यह फिल्म है जिसने अनेक फिल्म पुरस्कार प्राप्त किए हैं। शैलेंद्र ने तीसरी कसम में अपनी भाव प्रणता व का सर्वश्रेष्ठ तथ्य प्रदान किया है, यानी कि वो कितने भावुक व्यक्ति हैं, ये चीज उनकी इस पिक्चर में निकलकर सामने आई है, जो दर्शकों को त्रासद स्थिति में भी जीवन जीने की प्रेरणा देती है। वो बताते हैं कि हमारे जीवन में बहुत सी ऐसी परिस्थितियां आती हैं कि हमको लगता है कि हमारे जीवन में कुछ नहीं है, लेकिन ये मूवी में के जरिए उन्होंने ये बताने की कोशिश करी है कि हमारे जीवन में आने वाली कठिनाइयों से लड़ते हुए हमें अपने जीवन को खुशी खुशी जीना चाहिए। तो ये तो रही पाठ की रूपरेखा। अब आ जाते हैं पाठ के सार पे। तो देखिए, बेसिक चीजें मैं आपको क्लियर कर दूं कि शैलेंद्र जो हैं बेसिकली एक गीतकार रहे। उनका फिल्म डायरेक्शन के क्षेत्र से किसी भी तरह का कोई भी कनेक्शन नहीं था। तो फणीश्वर नाथ की जो रचना है मारे गए गुलफाम, उस पर इन्होंने फिल्म बनाने की सोची। इनके पास इतना पैसा तो था नहीं, तो इन्होंने राज कपूर और वहीदा रहमान को लिया और फिल्म के सिंगर के रूप में शंकर जयकिशन को लिया और जो है ये फिल्म शुरू करी। तो इस फिल्म में अब इनके पास इतना अनुभव नहीं था, लेकिन तब भी इन्होंने इतनी बारीकियों के साथ ये फिल्म पूरी बनाई कि सभी लोग इसको देखकर हैरान रह गए। तो बेसिक चीज़ें मैंने आपको समझा दी कि ये एक एज अ डायरेक्टर नहीं थे, तब भी उन्होंने इसे डायरेक्ट की। अब आते हैं पाठ के सार को शुरू करते हैं। राज कपूर की सफलता एवं आत्मविश्वास, यानी कि जब ये फिल्म बन रही थी तब तक राज कपूर विश्व प्रसिद्ध हो चुके थे। जब राज कपूर की फिल्म संगम को सफलता मिली तो वह इससे बहुत उत्साहित थे। इस अवसर पर उन्होंने एक साथ 4 फिल्मों के निर्माण की घोषणा करी, यानी कि संगम जब रिलीज हुई और बहुत ही हिट हो गई तो इन्होंने इस अवसर पर 4 फिल्में बनाने की घोषणा करी, जो थी मेरा नाम जोकर, अजंता, मैं और मेरा दोस्त तथा सत्यम शिवम सुंदरम। उस समय राज कपूर ने यह सोचा भी नहीं था कि उन्हें मेरा नाम जोकर के एक भाग को बनाने में 6 वर्ष लग जाएंगे, यानी कि मेरा नाम जोकर को बनाने में उन्हें बहुत टाइम लगा, उसे 6 साल लग गए बनाने में। इन 6 वर्षों के अंतराल में राज कपूर द्वारा अभिनीत कई फिल्में प्रदर्शित हुई, जिनमें वर्ष 1966 में प्रदर्शित तीसरी कसम भी शामिल है। तो 1966 में प्रदर्शित हुई थी तीसरी कसम। इस फिल्म का निर्माण प्रसिद्ध कवि शैलेंद्र ने किया था। राज कपूर ने इस फिल्म में अपने जीवन का सर्वश्रेष्ठ अभिनय किया है। तो यहाँ पर आपको दिखाया गया कि वो कितने प्रसिद्ध हो चुके थे, कितनी फिल्मों में काम कर चुके थे और उसी दौरान इन्होंने ये तीसरी कसम फिल्म में भी काम किया और वो फिल्म में इनका अप्रिसिएशन बहुत ही अच्छा मिला था इनको। तीसरी कसम फिल्म, यानी कि ये फिल्म क्या रही? यह फिल्म मात्र एक फिल्म ना होकर सेल्यूलाइट पर लिखी गई एक कविता थी। सेल्यूलाइट यानी कि जो स्क्रीन होती है उस पर लिखी गई एक कविता थी, जो शैलेंद्र के जीवन की पहली और अंतिम फिल्म थी। यानी कि शैलेंद्र ने सिर्फ एक फिल्म बनाई, यही इनकी पहली थी और यही इनकी आखिरी फिल्म भी थी। इसे राष्ट्रपति स्वर्ण पदक प्राप्त हुआ, यानी कि इस पिक्चर को क्या मिला है? राष्ट्रपति स्वर्ण पदक मिला। इसके पश्चात इसे बंगाल फिल्म जर्नलिस्ट एसोसिएशन का सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार भी मिला। यही नहीं, इसे मॉस्को फिल्म फेस्टिवल में भी पुरस्कार मिला। इस फिल्म की कहानी गहरी संवेदनशीलता को पूरी शिद्दत के साथ प्रस्तुत करने में सक्षम थी, यानी कि जो एक रियल लाइफ की जो स्ट्रगल्स होते हैं उन्हें सामने रखने में ये पूरी तरीके से कारगर सिद्ध हुई। शैलेंद्र ने अपने प्रिय मित्र राज कपूर की भावनाओं को शब्द दिए थे और राज कपूर ने इस फिल्म में उत्कृष्ट अभिनय किया था। तो शैलेंद्र ने जहां राज कपूर के भावों का ध्यान रखा, वहीं राज कपूर ने भी इस फिल्म के कैरेक्टर को निभाते हुए बेहतरीन कलाकारी का प्रदर्शन भी किया। तीसरी कसम की शुरुआत, आखिर अब ये फिल्म इतनी फेमस तो हो गई, हम सभी को पता, अब ये फिल्म बनी कैसे? तो इसकी शुरुआत से हम शुरू करते हैं। कहा जाता है कि जब शैलेंद्र राज कपूर के पास इस फिल्म की कहानी लेकर गए थे तो राज कपूर ने इस प्रस्ताव पर उत्साह दिखाते हुए कहा कि वह इस फिल्म में काम करेंगे। यानी कि जब भाई कोई भी डायरेक्टर या प्रोड्यूसर फिल्म को लेकर जाता है तो पहले तो पूरी कहानी सुनाता है। तो कहानी सुनकर राजकुमार बहुत उत्साहित हुए और वो काम करने के लिए तैयार हो गए। लेकिन शैलेंद्र यह सुनकर हैरान रह गए कि राज कपूर ने इस फिल्म में अभिनय करने के लिए अपना पूरा पारिश्रमिक अग्रिम, यानी कि पहले एडवांस में मांगा। भाई कोई भी एक एक्टर होता है तो वो जब एक्ट करता है तो उसके लिए कुछ वो पैसे मांगता है।
तो वो पारिश्रमिक यानी कि पैसा उन्होंने शैलेंद्र से बोला कि मैं जितना भी इसको काम करने के लिए पैसा लूंगा वो सारा एडवांस में लूंगा। वैसे बेसिकली क्या होता है, इंस्टॉलमेंट्स में दिया जाता है, पहले आप आधा अभी ले लो, फिर आधा काम करने के बाद ले लो, या 3 पोर्शंस में डिवाइड किया जाता है, थोड़ा अभी लो, थोड़ा बीच में लो, थोड़ा एंड में लो। लेकिन उन्होंने बोला कि मैं इस पे काम करूंगा लेकिन पूरा जितना भी पैसा है मैं एडवांस में लूंगा। तो ये सुनकर शैलेंद्र बहुत ही ज्यादा आश्चर्यचकित हो गए। अपने मित्र की बात सुनकर शैलेंद्र का चेहरा उतर गया कि अरे इतना सारा पैसा हम एक साथ कैसे दे दें। तो राज कपूर ने कहा कि वह पारिश्रमिक तो लेंगे, लेकिन उन्होंने अपना पारिश्रमिक मात्र 1 रुपया बताया। उन्होंने बोला कि मैं सारा पारिश्रमिक एक साथ लूंगा लेकिन ये पूरी फिल्म में काम करने के लिए मैं मात्र सिर्फ 1 रुपये लूंगा, इससे ज्यादा मैं पैसे नहीं लूंगा। इस प्रकार राज कपूर ने इस फिल्म में केवल नाम मात्र का पारिश्रमिक लिया और खुशी खुशी काम करने को तैयार हो गए। यानी कि खुशी खुशी उन्होंने इस फिल्म में काम किया और नाम मात्र का जो है वो पैसा लिया था। आदर्शवादी और भावुकता से भरे कवि कौन? शैलेंद्र। शैलेंद्र इस बात को जानते थे कि वह फिल्म निर्माता बनने योग्य नहीं है, क्योंकि भाई इमोशनली लेवल से अगर कोई काम करता है तो शायद डायरेक्शन में दिक्कत आए, जो हुनर शैलेंद्र के अंदर नहीं था और वो भी इस चीज से वाकिफ थे। राज कपूर ने उन्हें इस विषय में बता दिया था कि फिल्म निर्माण में अनेक प्रकार के खतरे हैं। शैलेंद्र पर इन बातों का कोई प्रभाव नहीं पड़ा कि भाई जब डायरेक्शन करते हैं तो जरूरी नहीं कि भाई हम तो अपने जीवन भर की पूंजी लगा रहे हैं, पता नहीं फिल्म चलेगी कि नहीं चलेगी, आपका सारा पैसा डूब गया तो। उन्हें ना धन संपत्ति की अभिलाषा थी ना सम्मान की। यानी कि शैलेंद्र ने जब ये फिल्म बनाने की शुरुआत करी तो वो अपनी खुशी के लिए खाली इस काम को करना चाहते थे, ना वो पैसा चाहते थे और ना ही पब्लिसिटी चाहते थे, ना ही फेम चाहते थे। वह तो केवल इस फिल्म को बनाकर आत्मसंतुष्टि प्राप्त करना चाहते थे, अपने आप को सेटिस्फाई करने के लिए एक तरह से वो इस फिल्म को बना रहे थे। तीसरी कसम के विषय में यह बात बता देना उल्लेखनीय है कि राज कपूर, वहीदा रहमान, शंकर जयकिशन आदि प्रसिद्ध कलाकारों के होने के बाद भी इस फिल्म को खरीदने के लिए कोई वितरक तक नहीं मिला था। यानी कि जब ये पिक्चर बनकर तैयार होती है तो डिस्ट्रीब्यूटर्स के पास जाती है, ठीक है, किनके पास जाती है? डिस्ट्रीब्यूटर। और जब बनकर तैयार हुई तो कोई भी इस फिल्म को लेने को तैयार ही नहीं था कि मतलब हम अपने यहाँ हॉल में लगा दें, ऐसा कोई भी लेने को तैयार था ही नहीं। वितरक ने, क्योंकि लाभ कमाने वाले वितरक इस फिल्म की संवेदना को समझ नहीं सके थे। अब भाई कोई भी वितरक अगर लेगा तो भाई कुछ पैसा कमाएगा, उन्हें लग रहा था ये फिल्म चलेगी नहीं, हम लेंगे तो हम नुकसान में जाएंगे, इसलिए नहीं लेना चाहते थे, क्योंकि ये एक संवेदनशील टॉपिक पर बनी कहानी थी एक आम व्यक्ति की। यही कारण है कि ना तो इस फिल्म का सही तरीके से प्रचार हुआ और ना ही सही प्रकार से प्रदर्शन हो सका। यानी कि स्टार्टिंग में इस पिक्चर भाई जितनी पब्लिसिटी मिलने से पहले होता है ना कि पब्लिसिटी करी जाती है बहुत, वो पब्लिसिटी भी नहीं हुई और ना ही इसका प्रदर्शन हो सका, क्योंकि ज्यादातर डिस्ट्रीब्यूटर इसको लेने को तैयार ही नहीं थे। शैलेंद्र और फिल्मों में साहित्य, ठीक है। शैलेंद्र को एक ऐसे व्यक्ति के रूप में जाना जाता है जो 20 साल से फिल्म इंडस्ट्री में होने और वहां के काम के तौर तरीके जानने के बाद भी अपनी इंसानियत को बचा कर रखे थे। भाई बहुत हर क्षेत्र में अपनी कुटिलता होती है, इस क्षेत्र में भी होगी, लेकिन शैलेंद्र की मासूमियत अभी तक बनी हुई थी, उनकी इंसानियत अभी तक बची हुई थी इस क्षेत्र में इतने 20 साल रहने के बाद भी। उनके द्वारा लिखे गए एक गीत की एक पंक्ति में मौजूद 10 दिशाओं, उन्होंने एक गीत लिखा था 10 दिशाओं शब्द पर संगीतकार जयकिशन ने आपत्ति प्रकट की कि लोग 4 दिशाएं समझ सकते हैं, 10 दिशाएं नहीं समझ सकते। भाई हमसे भी बोलेगा तो हम क्या बोलेंगे, 4 ही दिशाएं होती हैं, लेकिन उन्होंने 10 दिशाओं का उल्लेख किया। तो जयकिशन जी ने जब इस गाने को गाने के लिए बहुत, उन्होंने कहा कि भाई ये 4 समझ ही नहीं पाएंगे लोग, आपने क्यों रखा है, आप इसे 4 दिशाएं कर दो। शैलेंद्र ने जयकिशन की बात नहीं मानी, अर्थात उन्होंने 10 दिशाएं शब्द 10 दिशाएं ही रहने दिया, उसे 4 दिशाएं नहीं किया। उनका कहना था कि कलाकार का कर्तव्य यह है कि वह दर्शकों को की रुचि में सुधार करे। मतलब कलाकार ऐसा है कि हमें अपनी कला के माध्यम से उनकी रुचि में सुधार, अगर उनकी आदत गलत चीजें देखने की पड़ गई है तो हमें ऐसी चीज प्रेजेंट करनी है कि वो गलत चीज छोड़कर इस तरफ चले आए। शैलेंद्र ने अपनी लेखनी में कभी भी झूठे अभिजात्य को नहीं अपनाया, यानी कि जो है जिसे हम आडंबर या दिखावा कहते हैं, वो उन्होंने कभी भी दिखाने की कोशिश करी ही नहीं अपनी लेखनी के माध्यम से।
उनके गीत भावनामय होने के साथ साथ सरल होते थे, जो आसानी से लोगों की जुबान पर चढ़ जाते थे। मतलब इमोशनल तो होते थे और लोगों की जुबान पर चढ़ते भी बहुत आसानी थे। यही कारण है कि वह मेरा नाम जूता है जापानी जैसे लोकप्रिय और सुरीला गीत लिख पाए, जो वर्षों तक लोगों की जुबान पर चढ़ाए। अब देखिए, मेरा मेरा जूता है जापानी है, ये गाना कितना फेमस हुआ। एकदम सिंपल है, इसमें कोई भी ऐसा नहीं है, कोई हैवी बर्निंग कुछ नहीं, और कितने सरल शब्दों से ये लिखा गया है, जो लोगों की जबान पर बहुत ही आसानी से चढ़ गया। तीसरी कसम और साहित्य का समन्वय। तीसरी कसम फिल्म उन फिल्मों में से है जिन्होंने साहित्य के साथ पूरा न्याय किया है, यानी कि लिटरेचर। आप सभी जानते हैं हिंदी साहित्य के बारे में। शैलेंद्र ने इस फिल्म में गाड़ीवान हीरामन पर राज कपूर को हावी नहीं होने दिया। अब देखिए, हीरामन जो है वो सिंपल एक गाड़ी चलाने वाला, तांगा चलाने वाला व्यक्ति है, और उसे एक्ट कौन कर रहा था? राज कपूर, जो उस समय एशिया के मशहूर शोमैन के रूप में प्रसिद्ध थे। तो यानी कि उनके ऊपर नेम फेम सब कुछ था उनके पास, लेकिन यहाँ पर उन्हें जो करेक्टर करना था उसमें उन्हें एक सिंपल गाड़ी चलाने वाले का करना था। तो राज कपूर का व्यक्तित्व जो है वो हीरामन पे कभी भी हावी हुआ ही नहीं। उन्होंने बहुत ही मासूमियत के साथ हीरामन का करेक्टर निभाया। अब तो राज कपूर ही हीरामन बन गए थे। यही नहीं, उन्होंने प्रसिद्ध अभिनेत्री वहीदा रहमान को सस्ती छीट की साड़ी में लिपटी है हुई हीरा बाई बनाकर प्रस्तुत किया, जिसने हीरामन का मोह लिया। अब वहीदा रहमान, सोचिए उस समय की मशहूर अभिनेत्री, उसे सिंपल छीट की साड़ी में लिपटाया और हीरा बाई बना दिया नाचने वाली, और वो एकदम सिंपल। मतलब वहीदा रहमान उसमें कहीं हावी होती दिखी ही नहीं। भारतीय फिल्मों में तीसरी कसम का महत्व। अब ये जो भारतीय फिल्में, इसमें तीसरी कसम फिल्म का महत्व क्या रहा? भारतीय फिल्मों की सबसे बड़ी कमजोरी होती है उसमें लोक तत्व का अभाव, यानी कि लोगों के बीच जो चीजें प्रॉब्लम्स होती हैं वो आपको फिल्मों में देखने को नहीं मिलेंगी। हमें कोई एक काल्पनिक लोक ही देखने को फिल्मों में मिलता है। ये भारतीय फिल्मों की खासियत रही। कभी होता ना, हीरो ने एक घूंसा मारा तो विलन जाके वो कम से कम 4 कोस दूर जाके गिरेगा। आप एक घूंसा मारोगे, आदमी यहीं का यहीं गिरेगा, 4 कोस तो जाने की दूर की बात ही नहीं, वो गिरी जाए वही बड़ी बात है। तो मतलब क्या है, आपको बहुत सारी चीजें बढ़ा चढ़ा कर दिखाई जाती हैं, जो नॉर्मल लाइफ होती है वो हमें फिल्मों में देखने को नहीं मिलती है। इसी को बोला गया लोक तत्व का अभाव होना। कहा जाता है कि भारतीय फिल्में जिंदगी से दूर होती हैं, और यदि किसी फिल्म में जीवन के दुखद पक्ष का चित्रण किया भी जाता है तो उसे ग्लोरीफाई किया जाता है। यानी कि मान लीजिए किसी भी ऐसी फिल्म है जिसमें हम आम व्यक्ति के जीवन के दुख और तकलीफ को प्रदर्शित भी कर रहे हैं, तो उसे थोड़ा चमका कर, यानी कि कुछ ज्यादा दुखी बनाकर या हल्का दुखी बनाकर कुछ ऐसा करके दिखाया जाता है। जो ग्लोरीफाई करना मतलब थोड़ा सा चमकाना, जो नेचुरल चीज है वो प्रस्तुत नहीं करी जाती, अर्थात उसे बढ़ा चढ़ाकर प्रस्तुत किया जाता है ताकि दर्शकों का भावनात्मक शोषण किया जा सके, यानी कि उन्हें इमोशनली जो है वो हम थोड़ा सा बाउंड कर सकें कि नहीं ऐसा होता होगा। तीसरी कसम की सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण खूबी यह थी कि इसमें दिखाया गया दुख स्वाभाविक सा लगता है, नाटकीय नहीं। तो भारतीय फिल्मों में जो चीजें प्रसिद्ध थी वो इस लीक से हटकर थी तीसरी कसम, क्योंकि इसमें एक आम व्यक्ति का जो भी दुख और तकलीफ होता है उसे विदाउट ग्लोरीफाई किए ही दिखाया गया है, जो वाकई बिल्कुल रियल लगता है। कवि रूप में शैलेंद्र, तो आप सभी को पता है कि वो पहले कवि रहे, फिर गीतकार, मतलब उन्होंने लिरिक्स लिखे, तो उनके उस रूप को हम जानते हैं। शैलेंद्र गीतकार ही नहीं अपितु कवि भी थे। उन्होंने जीवन को एक कवि के रूप में ही जिया। यही कारण है कि सिनेमा की चकाचौंध भरी जिंदगी में भी वह यश, धन, लिप्सा आदि से कोसों दूर रहे। तो फिल्मी जगत में लोग ज्यादातर क्या है, पब्लिसिटी और पैसे के लिए जाते हैं, लेकिन शैलेंद्र उसी इंडस्ट्री में रहते हुए भी इन दोनों ही चीजों से बहुत दूर रहे, क्योंकि उनको शांति मिलती थी कविता में, और वो उसी में अपनी सारी दुनिया खोज लेते थे। जो बात उनके जीवन में थी वही उनके गीतों में थी, मतलब जो सादगी उनके जीवन में थी वो सादगी उनके गीतों में साफ सुनाई देती थी। उनके गीतों में विद्यमान व्यथा व्यक्ति को पराजित नहीं करती है, यानी कि जो तकलीफ है उसमें व्यक्ति हारता नहीं है, अपितु आगे बढ़ने का संदेश देता है। यानी कि मुसीबत के समय आपको हारना नहीं है, मुसीबत में आपको आगे बढ़ना है, उस मुसीबत से लड़ते हुए।
उन्होंने तीसरी किस्म में अपने एक गीत को इस प्रकार प्रस्तुत किया। सजनवा बैरी हो गए हमार चिट्ठिया हो तो हर कोई बाचे भाग न बाच पाए। यानी कि हमारे जो साजन है वो हमसे बैरी हो गए, अर्थात हमसे रूठ गए। अगर कोई चिट्ठी होती तो हर कोई पढ़ लेता, लेकिन मेरा भाग्य तो कोई न पढ़ पाया, अर्थात मैं इतनी अभागी कि मेरा प्रिय ही मुझसे रूठ गया है। ये चीज बताने की उन्होंने कोशिश करी। और देखिए एकदम जो लोकल लैंग्वेज होती है उसी में उस गाने को उन्होंने बोला है। अभिनय और तीसरी कसम के राज कपूर। अभिनय के दृष्टिकोण से तीसरी कसम राज कपूर के जीवन की सबसे बेहतरीन फिल्म है। इस फिल्म में हीरामन की भूमिका में उन्होंने मासूमियत के चरमोत्कर्ष को छू लिया। यानी कि एक जो एकदम मासूम कैरेक्टर होता है राज कपूर का, वो कैरेक्टर इसे हमें देखने को मिलता है। अगर आप वाकई में इस चैप्टर को समझना चाहते हो तो मैं एक बार जरूर कहूंगी कि थोड़ा सा वक्त निकालकर तीसरी कसम फिल्म जरूर देख लेना, तो आप शायद इस चैप्टर को और अच्छे से समझ पाओगे। यह भी कहा जाता है कि इस फिल्म में उनकी भूमिका जागते रहो से भी अच्छी थी। तो राज कपूर की एक फिल्म थी जागते रहो, उससे भी अच्छी उन्होंने एक्टिंग किसमें करी? तीसरी कसम में। ऐसा लगता है जैसे राज कपूर तीसरी कसम के हीरामन के साथ एकाकार हो गए, यानी कि राज कपूर का व्यक्तित्व कहीं खो गया, वो सिर्फ हीरामन ही बनकर रह गए, जो एक खालिस देहाती गाड़ीवान है और केवल दिल की जुबान समझता है, दिमाग की नहीं। उसके लिए मोहब्बत के सिवा किसी दूसरी चीज का कोई अर्थ ही नहीं। ऐसा व्यक्ति जो सिर्फ मोहब्बत के लिए जिंदा है, वो एक ऐसा व्यक्तित्व था और उसमें राज कपूर कहीं खो गए थे। उस समय तक राज कपूर एशिया के सबसे बड़े शोमैन के रूप में स्थापित हो चुके थे और उनका अपना व्यक्तित्व एक कहावत बन चुका था। यानी कि लोग जो है बोलते थे कि अरे बनना है तो राज कपूर जैसे तक बनूं। ये मुहावरों में और लोगों को इंस्पिरेशन देने के लिए उनका नाम इस्तेमाल किया जाने लगा था। लेकिन तीसरी कसम में वह महिमामय व्यक्तित्व पूरी तरह हीरामन की आत्मा में उतर गया। मतलब एक शोमैन इतना जो एशिया में फेमस है, जब उसने हीरामन का किरदार निभाया तो वो पूरी तरीके से हीरामन बनकर ही रह गया था। वह हीराबाई के फेनू गिलासी बोली पर रिझता हुआ उसकी भोली सूरत पर न्यौछावर होता। तो हीराबाई जो बोली बोलती वो उस पर पूरी तरीके से मोहित हो जाता और उसकी भोली सूरत का वो पूरी तरीके से दीवाना हो चुका था। तीसरी कसम की पटकथा मूल कहानी के लेखक फणीश्वरनाथ रेणु ने स्वयं तैयार की थी। तो आप सभी फणीश्वरनाथ रेणु को अच्छी तरीके से जानते हैं, उनकी कई कहानियां आप लोगों ने पढ़ी भी हैं। तो उन्होंने ही जो है कहानी लिखी थी मारे गए गुलफाम, उसी पर यह फिल्म बनी है तीसरी कसम। यही कारण है कि कहानी का रेशा रेशा उनकी छोटी से छोटी बारीकी भी फिल्म में पूरी तरह उतर के आई है। तो शैलेंद्र ने पूरी तरीके से कोशिश करी है कि फणीश्वरनाथ रेणु ने जिस तरीके से इस कहानी को लिखा है उसी तरीके से इसे पर्दे पर जो है प्रस्तुत भी किया जाए और जिसमें वो पूरी तरीके से सफल भी रहे। तो देखा इस पार्ट में हमने कई चीजें जानी। इस पार्ट में जहां हमने फेमस फिल्म तीसरी कसम के बारे में जाना समझा, बहुत सारे फैक्ट्स जाने, उसी तरीके से हमने राज कपूर के व्यक्तित्व के बारे में, शैलेंद्र के व्यक्तित्व के बारे में भी जाना। तो देखिए सवाल इन सभी से संबंधित आएगा। मैंने आपको अभी बीच में भी बोला कि अगर आप इस पूरे चैप्टर को समझना चाहते हो तो एक बार जो है तीसरी कसम फिल्म देख लेना। बहुत पुरानी है लेकिन आप इस चैप्टर को बहुत अच्छे से समझ भी जाएंगे। ठीक है, तो ये चैप्टर यहाँ खत्म हुआ। चैप्टर तो खत्म हुआ लेकिन अभी बहुत कुछ बाकी है। तो अगली बार जो मैं लेकर आऊंगी वो है इसी के आगे का गद्य खंड का अध्याय। मिलते हैं अगली बार। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।